अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक हो? खैरियत से हो? ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? चलें, आफ्टर ईद हम लोग इंशाल्लाह अब दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम यही एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाई थी। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट थी कि एल्युमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड एल्युमिनियम क्लोराइड। मैंने वहाँ पे इक्वेशन लिखी। एल्युमिनियम आपको पता है मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैसियस स्टेट में होती है, और एल्युमिनियम क्लोराइड वाइट सॉलिड में बन रहा है, तो हमने इसको सॉलिड में मेंशन किया है। तो ये इसके स्टेट सिंबल थे। मैंने इसको बोला था इसको आपने बैलेंस करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोगों ने बैलेंस करना था। तो अब आप बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, लेकिन अगर जिसने किया है तो चेक कर लें। सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड पे देखें आप लोग, क्लोरीन Cl2 है, एल्युमिनियम का एक एटम है, यहाँ पे 3 एटम है क्लोरीन के। इस साइड पे 3 है, इस साइड पे 2 एटम्स हैं, मतलब एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है। ओके, एक तरफ 3 एटम्स हैं क्लोरीन के, एक तरफ 2 एटम्स हैं। हम इनको कैसे बैलेंस करें? ठीक है, 2 3 को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये भी आंसर 6 आ जाए, इसका भी आंसर 6 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो इस तरह क्लोरीन के एटम जो होंगे वो तो बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब रही बात एल्युमिनियम की, राइट साइड पे 2 टाइम्स एल्युमिनियम है, लुक ओवर हियर, 2 टाइम्स एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो हम इसको 2 कैसे बना सकते हैं? सिंपल, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द आंसर कि आपके प्रॉपर आपके केमिकल सिंबल्स भी यहाँ पे मेंशन है, स्टेट सिंबल भी मेंशन है, और आपकी इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग द आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस क्लोरीन एंड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ओके, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। लुक ओवर हियर, दिस इज़ Cl2, क्लोरीन एक्वस स्टेट के अंदर है, उसने मेंशन किया खुद। हम AQ लिखेंगे 7 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम K से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडाइड KI, ये इसका फार्मूला होता है। आप लोगों को कैसे फार्मूले लिखने हैं इसके, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। पोटेशियम आयोडाइड भी आपका एक्वस स्टेट के अंदर होगा। ओके बच्चों, तो राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे ये जो KI है, अब इसकी जगह KCl हो जाएगा, KCl, और वो जो आयोडीन है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। पहले पोटेशियम के साथ रिएक्टेंट वाली साइड पे पोटेशियम के साथ आयोडीन था। ये बेसिकली बच्चों एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये मैं भी आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। ये इंशाल्लाह जब आप लोग ये पूरा अपना IGCSE का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये वाले क्वेश्चन आपको तब समझ आते हैं, ठीक है। तो ये बस आप लोगों को जो मेन काम है इसकी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना। सपोज कर लें आपके सामने एक इक्वेशन है, अब ये रिएक्शन कैसे हुआ ये आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जब आप लोगों को ग्रुप 7 की केमिस्ट्री समझा रहा हूँगा, हैलोजन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो तब आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो बस आप ये समझ लो फ़िलहाल के लिए आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, एक्वस एक्वस, ठीक है। आपके सामने ये इक्वेशन है, आपने इसको अच्छे से आयनिक इक्वेशन आपने इसकी लिखनी है। अब ये आयनिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर आयन्स आपको नज़र नहीं आ रहे, राइट। इसके अंदर आपको आयन्स नज़र नहीं आ रहे, आपने आयनिक इक्वेशन लिखनी है। लुक ओवर हियर, सबसे पहले Cl2 एक्वस, क्लोरीन सेम टाइप के एटम्स हैं, तो आपका ये Cl2 एक्वस में ही रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। इसके कोई आयन्स नहीं है क्योंकि दोनों एटम सेम है। अच्छा, यहाँ पे KI, अब आपको पता है एक मेटल एक नॉन मेटल है, यस, इसके आयन्स होते हैं। मेटल के ऊपर +1 चार्ज, राइट, एक्वस स्टेट में, प्लस I के ऊपर है -1 चार्ज एक्वस स्टेट के अंदर। ओके बच्चों, इसी तरह KCl, इसके ऊपर भी K पॉजिटिव एक्वस स्टेट के अंदर, Cl नेगेटिव एक्वस स्टेट के अंदर, और प्लस आयोडीन क्योंकि वो I2 है, सेम टाइप के एटम्स हैं उनके साथ, तो वहाँ पे
डिफरेंट टाइप्स के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल वाला जो कंपाउंड होगा, जो आयोनिक कंपाउंड होगा, वही आपके आयंस में स्प्लिट होगा, सिंपल। ये जो डायटोमिक स्टेट में है Cl2I2, ओके, ये आप लोगों के स्प्लिट नहीं होंगे, ये स्प्लिट नहीं होंगे आयंस के अंदर। अब आपने देखना है राइट और लेफ्ट साइड पे जो सेम सेम आयंस हैं उनको आपने कैंसिल करना है। सो लुक ओवर हियर, के पॉजिटिव आयन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो सकते, राइट। तो बस आप इनको कैंसिल कर देते हैं, के पॉजिटिव इसको कैंसिल करके आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Cl2 एक्वस स्टेट के अंदर प्लस I नेगेटिव एक्वस स्टेट के अंदर क्या बनेगा, Cl नेगेटिव एक्वस स्टेट के अंदर और प्लस I2 एक्वस स्टेट के अंदर। तो बच्चों दिस इज़ द बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन। तो ये आपकी आयोनिक इक्वेशन आप लोगों की, हाँ सॉरी बैलेंस नहीं है अभी, ये आपकी आयोनिक इक्वेशन लिख ली है, अब हम इसको बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपल, आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, आप एंड पे भी कर सकते हैं। अब कैसे, अब आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे Cl2 है, 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, तो आप इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विथ 2 Cl नेगेटिव आयन। अब आयोडीन की बात देखो, I2 यहाँ पे, यहाँ पे 1 है, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो बस अब आपकी ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। ये आपकी आयनिक इक्वेशन भी लिख ली हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी। आयनिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, अगर आपको एक सिंपल इक्वेशन गिवन है, आपने इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो आप देख लें क्या उसमें ऐसे कंपाउंड तो नहीं है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल आपस में अटैच हैं, मतलब जिनके अंदर आयनिक कंपाउंड्स हों, और फिर आयनिक कंपाउंड्स को स्प्लिट करें उनके आयंस में, और फिर देखो कि अगर आपके राइट लेफ्ट पे सेम आयंस हैं तो उनको कैंसिल आउट कर दो, और फिर रेस्ट जो इक्वेशन है उसको आप आयनिक इक्वेशन कहोगे, और फिर उसको लास्ट पे उसको बैलेंस कर लेना। तो ये दिस इज़ बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। यहाँ तक बच्चों क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब आपके पास है एक एटॉमिक मास, क्या चीज़ होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक हेडिंग दीजिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास? ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखें, किसी भी एटम का मास हम फाइंड करते थे ना, तो हम लोग किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड समझ के करते थे, और वो स्टैंडर्ड हम लोगों ने समझा कार्बन 12 एटम को, ठीक है। ये जो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। ओके बच्चों, ये मास नंबर्स हैं, ये जो मैंने आपके लिखे ना 12, 13, 14, ये सारे के सारे क्या हैं, मास नंबर। इनके एटॉमिक नंबर यहाँ पे होते हैं 666। एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट, इन्हीं को आइसोटोप्स कहते हैं, जो मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें ये जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप्स है ना, ये जो है ये नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये 98% अराउंड, या 99, इनमें से कोई एक फिगर है, 98% ये नेचर में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस एलिमेंट को स्टैंडर्ड समझ के, इसको एक स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग एक किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, हम उसी के रेफरेंस से हम दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फाइंड करने लग पड़े। सो दिस इज़ स्टैंडर्ड एलिमेंट, ठीक है। इसको हमने एज ए स्टैंडर्ड समझ के फिर हमने दूसरे एलिमेंट्स का इसी तरह एटॉमिक मास फाइंड करना स्टार्ट किया। अगर आप लोगों से पूछे डिफाइन एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एटॉमिक मास? सो दिस इज़ द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक एवरेज मास होगा, किसके साथ हमने कंपेयर किया, टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। हमने इस कार्बन 12 एटम का, ये जो कार्बन 12 एटम है, इसका जो मास होता है, इसका मास होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम होता है बच्चों। कार्बन 12 एटम के 12 पार्ट, 12 पार्ट का क्या मतलब होता है, हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस कार्बन 12 एटम को अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1 ग्राम। 1 ग्राम। हम इसके साथ हर एलिमेंट के मास को कंपेयर करते हैं, ठीक है,
और फिर हम लोग दूसरे एलिमेंट्स के मास बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक ओवर हियर, आप सपोज़ करें आप लोगों ने शायद एक वेइंग बैलेंस मैं एक बना रहा हूँ, इट्स लुक लाइक अ वेइंग बैलेंस। ओके, अब ये आप अंडरस्टैंड करें एक वेइंग बैलेंस है। आप एक काम करें कि आप ये वाला जो पार्ट है कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसका मतलब होता है 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 1 ग्राम। ये आपने यहाँ पे लिखा 1 ग्राम, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 1 ग्राम रखा अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब उसका 12 पार्ट का एक एक पार्ट रख दिया आपने। अब यहाँ पे आप एलिमेंट कौन सा ले रहे हो, आप एक हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे रख लिया। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी, यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का मास कितना है, जितना इसका मास है। इसका मास 1 ग्राम है, यहाँ पे बोलोगे हाइड्रोजन का मास भी 1 ग्राम है। ओके, अब अगर लेट्स से सपोज कर लें आपने अब इसकी जगह हाइड्रोजन नहीं बल्कि अब आपने यहाँ पे रख दिया सपोज करें ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन का जो मास होता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम। अभी हमें कैसे पता चला था, ये देखें ऑक्सीजन जब हमने रखा तो हमें यहाँ पे पता कितने यूनिट्स रखने थे, यहाँ पे हमें 1 ग्राम के 16 यूनिट्स हमने यहाँ पे रखे, तब जाके इन दोनों का जो बैलेंस्ड है ना, मतलब जो इनका जो दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल हो गया, तो तब जाके यहाँ पे 16 ग्राम यहाँ पे था। तो इस हम 16 ग्राम को देख के हमने बोला कि ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। ओके, हमें पता तो नहीं था ना ऑक्सीजन का मास, हमने ऑक्सीजन रखा, ये चीज़ नीचे आ गई, ठीक है, फिर हमने एक और 1 ग्राम रखा, फिर 1 ग्राम रखा, फिर 1 ग्राम अनटिल के जब ये दोनों इक्वल नहीं हो गए। ओके, तो वो 16 ग्राम के ऊपर इक्वल हुए। सो इसीलिए इस डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड करें। सो एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज़ 12 ग्राम। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। अगर आप कार्बन को यहाँ पे रखोगे तो आपको 12 यूनिट्स वहाँ पे रखने होंगे, 12 पार्ट ऑफ द कार्बन के, ताकि आपका यहाँ पे मास ये बन जाए। तो सिंपल सी आपको एक चीज़ बताऊं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर आप डिफ़ाइन तो कर चुके हैं, एक डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है। एग्जांपल्स अगर आप लोगों को सीखनी है तो सिंपल आप लोग एक काम करें, एग्जांपल्स में कुछ भी नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग AR से रिप्रेजेंट करते हैं, AR से रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके बच्चों, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा, ऑक्सीजन नज़र आएगा, नाइट्रोजन नज़र आएगा, कार्बन नज़र आएगा, कोई भी। तो इसका ये जो ऊपर वाला ना 1, यहाँ पे 16, नाइट्रोजन का यहाँ पे 14, कार्बन का यहाँ पे 12, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो भी 1 होगा, इसका ऑक्सीजन का होता है 8, इसका नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6। अब देखो आपको इस तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये एलिमेंट्स आपको सपोज करें पीरियोडिक टेबल पे नज़र आए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, और इनके जो मास होंगे उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, और ये कंपेयर होके ही हमने फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने एक डेफिनेशन माइंड में रखनी है सिंपल, और आपको पता हो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। एक एलिमेंट का जो मास होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, ये भी मास नंबर भी 1 है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 1 ही है, ठीक है। अब ये जो दो नंबर्स हैं इसमें से कैसे पता चले, अगर आप भूल जाओ कहीं पे, तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा मास नंबर होगा। जैसे कि 16 और 8 में बड़ा नंबर 16 है, तो ये मास नंबर होगा, और ये जो नीचे होगा ये एटॉमिक नंबर होगा। ओके बच्चों, वैसे मास नंबर ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है ना, कहीं एलिमेंट आपका लिखा हुआ है ऐसे, तो उसने 6 ऊपर लिख दिया, 12 नीचे लिख दिया, तो आपने ये परेशान नहीं होना 6 मास नंबर होगा, नो। जो इन दोनों में से नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा, 12 इज़ द मास नंबर। सो 14, इन दोनों में से 14, 7 में से 14 इज़ द मास नंबर। कार्बन का 12 इज़ द मास नंबर। ये जो छोटे नंबर हैं 8, 7, 6, ये एटॉमिक नंबर है, ये सब एटॉमिक नंबर है। ओके बच्चों, तो हमेशा मास नंबर ही जो होगा यही आपका वेट के बारे में बताएगा, इस एलिमेंट का वेट कितना है। तो ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम और कार्बन का 12 ग्राम, ये दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर।
ए आर और एम आर में क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिएगा। सबसे पहले व्हाट इज़ ए आर? ए आर इज़ द एटॉमिक मास, आप ये समझ लो इसको। दिस इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, हमें पता है हमने रिलेटिवली ही कंपेयर करके इसको रखा, बट दिस इज़ एटॉमिक मास। एंड एम आर इज़ बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास, molecular mass. This is atomic mass and this is the molecular mass. बल्कि बच्चों हम लोग इसको ना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, अभी वो 15 मिनट्स की होगी वीडियो। नेक्स्ट में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ ए आर एंड एम आर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।